हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की हुई दिखाई देती है। उसके बाद से लगातार भारत में इस बात पर चर्चा चलती रहती है कि कितना रेलवे का विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया था या फिर उसके बाद कितना विकास भारत सरकार ने आज़ादी के बाद किया। हालांकि रेलवे द्वारा परिवहन किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि रेलवे परिवहन का एक बेहतर साधन है, साथ ही दो लंबी दूरियों को जोड़ने का काम करता है और रेलवे के जरिए जो सड़क मार्ग पर अनावश्यक दबाव है और दुर्घटना की संभावनाएं हैं उसको भी कम किया जा सकता है। ऐसे में सरकार द्वारा भारत के अंतर्गत कई सारी रेलवे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं और अब जो पारंपरिक रेलें हमारे यहाँ चलाई जा रही हैं अब तक उनको दुरुस्त करते हुए हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड जैसी कुछ ट्रेन्स और बुलेट ट्रेन्स तक की बातें की गई थी पिछले कुछ समय में। ऐसे में आज के इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक परियोजना के बारे में जो केरल से संबंधित है। तो केरल की एक परियोजना है सिल्वर लाइन परियोजना। तो कुछ समय पहले केरल के अंतर्गत इस परियोजना को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद लगभग पूरे केरल के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि सिल्वर लाइन परियोजना क्या है केरल की और इसके तहत जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके क्या कारण है। इस पूरे मुद्दे को समझते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे और मेंस के स्तर पर अगर कोई प्रश्न बनता है हम उसका उत्तर लिख सकेंगे। न्यूज़ है केरला सिल्वर लाइन, व्हाई इट हैज़ बीन प्लान्ड, क्यों बनाया गया प्लान इसका, और व्हाई इट इज़ फेसिंग प्रोटेस्ट, और यह क्यों इस तरह के जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्यों उनका सामना कर रहा है, विरोधों का सामना क्यों कर रहा है। डिस्कशन में अभी हम आगे बात कर लेंगे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, इसकी ज़रूरत क्यों थी, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इस प्रोजेक्ट के जो निर्माण की प्रक्रिया है वह कैसे बनाया जा रहा है, क्यों इसका विरोध हमें देखने को मिल रहा है, और निष्कर्ष के साथ एक सवाल। चूँकि एक परियोजना है जो प्रोजेक्ट रेलवे के विकास से संबंधित है, इसमें कई सारे क्षेत्रों का नाम भी आएगा, इसलिए अगर कोई क्षेत्रों से संबंधित मैप का सवाल बनता है तो आप उसको डील कर सके। इसके अलावा यदि विकास से संबंधित चूँकि एक परियोजना है तो कोई भी परियोजना जो विकास से जुड़ी होती है उसके पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। ऐसे में पर्यावरण बनाम विकास की एक जो बहस है अगर वो भी इस मुद्दे से जुड़ती है तो हम उसका भी उत्तर देने में सक्षम हो सके, या फिर यदि कोई और सवाल भी ऐसे किसी टॉपिक से विकास बनाम पर्यावरण के मुद्दे से जुड़ता है तो एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट का हम एक उदाहरण के तौर पर भी अपने उत्तर लेखन में प्रयोग कर सकें, क्योंकि रिसेंट में या फिर तत्कालीन घटनाक्रम के दौरान जो भी विषय चर्चा में चल रहे होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनका लिखा जाना आपका उत्तर और बेहतर बनाता है। और वर्तमान परिदृश्य में जो भी मुद्दे चल रहे हैं ऐसे में आपकी उनको लेकर क्या समझ है, किस तरह से आप उनको डील कर पाते हैं। इंटरव्यू के दौरान भी ऐसा कोई सवाल पूछा जा सकता है जहां पर ऐसे किसी मुद्दे को लेकर आपकी जो बेसिक समझ है वो क्लियर होनी चाहिए। तो इस लिहाज से हम इस पूरे डिस्कशन को आज समझेंगे। यह विषय जीएस पेपर 3 से करंट अफेयर्स से सीधे जुड़ता है, चूँकि GS 2 और GS 3 सीधे करंट के जो टॉपिक्स हैं उनकी डिमांड रखते हैं और करंट अफेयर से अपडेट होने की बात करते हैं। ऐसे में तकनीक की बात, चूँकि एक परियोजना रेलवे से जुड़ी हुई है, इसका जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट है वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जुड़ेगा, आर्थिक विकास से। इसमें जो कंसर्न्स आएंगे, जो चिंता के मुद्दे आएंगे वे पर्यावरण से, और संभावना ये भी है कि यदि बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय चिंताएँ बढ़ जाती हैं तो आपदा में भी परिवर्तित हो सकती हैं। तो क्या आपदा प्रबंधन जैसी स्थितियों तक भी हम पहुंच सकते हैं, हालांकि बात कर लेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो कि केरल से संबंधित है एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। सेमी हाई स्पीड को आप सामान्यतः मान सकते हैं कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलने वाली कोई ट्रेन, क्योंकि सामान्यतः 160 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की गति से जो भी ट्रेन चलती हैं उनको हम पारंपरिक या कन्वेंशनल ट्रेन्स कहते हैं, और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की जो परिचालन गति प्राप्त की जाती है यदि उससे ज़्यादा की गति कोई ट्रेन चल रही है तो उसको हम हाई स्पीड ट्रेन्स की श्रेणी में मान लेते हैं। तो ये चूँकि 200 किलोमीटर तक जाएगी, इसकी अधिकतम गति होगी, जो परिचालन की गति होगी वह 200 किलोमीटर तक रहेगी, इसलिए इसे हम सेमी हाई स्पीड रेलवे मान रहे हैं। और इसका बजट है वह है 63,940 करोड़ रुपए, पूरी परियोजना की एक लागत अनुमानित की गई है। इसके तहत 530 किलोमीटर का लगभग जो एरिया है वह इस पूरे कॉरिडोर के माध्यम से कवर किया जाएगा।
यानी केरल के अंतर्गत आप इस मैप में, छोटे मैप में देख सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम का जो एरिया है, दक्षिणी केरल का जो हिस्सा है, वहाँ से लगा करके उत्तरी केरल के कासरगोड तक इसको जोड़ेगा। तो पूरा प्रोजेक्ट लगभग आप इस मैप में देखें कि केरल के सभी क्षेत्रों को कवर करता हुआ जा रहा है। इसके अलावा जो परिचालन गति उसकी बात कर ली, और यहाँ से यानी अगर हम कहें तिरुवनंतपुरम से जो कासरगोड तक की दूरी है, अब तक जो ट्रेन चलती थी वे इस दूरी को पूरा करने में लगभग 10 से 12 घंटे तक का समय लेती हैं। अभी हम बात करेंगे क्यों ऐसा समय इतना क्यों लगता था। तो अब जो यात्रा का कुल समय है वह लगभग 4 घंटे से कम तक हो सकता है। यदि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का उपयोग किया जाए तो लगभग 4 घंटे या उससे कम के समय में यात्रा पूरी की जा सकती है। इसके अलावा केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो जिसे के रेल भी कहा गया है, इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है और 2025 तक इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी 2025 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए, एक डेडलाइन दी गई है। तो केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, या इसे ही के रेल कहा गया है, दरअसल केरल सरकार और केंद्रीय जो रेल मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक संयुक्त उद्यम कंपनी के तौर पर कार्य कर रही है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत इसका गठन किया गया है और इसके जरिए ही प्रोजेक्ट को आगे चलाया जा रहा है। एक बात और, इस प्रोजेक्ट में 2-3 तरह के पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि चूंकि प्रोजेक्ट तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक जोड़ रहा है, इसलिए इसमें कुछ स्टेशंस ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एलिवेटेड होंगे यानी ऊपर से जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सतह पर ही काम करेंगे। तो तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और थ्रिसूर 3 स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें एलिवेटेड लेवल पर बनाया जाएगा, यानी हवा में कुछ ऊपर तक, जैसा मेट्रो में भी आप कई सारे स्टेशन देखते हैं जो ज़मीन से कुछ ऊपर बनाए जाते हैं ताकि नीचे से यातायात चलता रहे। और कोझिकोड जो स्टेशन होगा वह अंडरग्राउंड यानी भूमिगत बनाया जाएगा। इसके अलावा बाकी के स्टेशन ज़मीन पर ही ग्रिड पर मौजूद रहेंगे। ठीक है, और क्या क्या विशेषताएं हैं इस प्रोजेक्ट की। एक विशेषता ये भी है इस प्रोजेक्ट की जानने लायक कि यह एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी EMU जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करेगा। यानी जो ट्रेन्स होंगी वो EMU यानी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स से बनी होंगी। क्या होता है EMU? देखिए, कोई भी ट्रेन, जो ट्रेन्स में आप देखते हैं कई सारी बोगी होती हैं और आगे जाकर एक इंजन लगा होता है। तो अगर हम कहें एक ट्रेन जिसको एक इंजन पूरी ट्रेन को खींच रहा है तो वह एक पारंपरिक ट्रेन हो गई। और जो EMU तकनीक की ट्रेन होगी उसमें हर इंजन के अंतर्गत एक मोटर्स का सिस्टम लगाया जाएगा और ये जो मोटर्स होंगी ये अपने आप में हर डिब्बे को गति देती हैं। तो ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक से चलेगा। आप रेलवे की छत पर देखते भी हैं, इस तरह से हर डिब्बे के ऊपर लगे रहते हैं। तो ये एक पूरी परिकल्पना इस ट्रेन को लेकर के की गई है। इसके अलावा इसमें जो ट्रेन बनाई जा रही है उसमें 9 बोगी होंगी, परिकल्पना जो की गई है उसके तहत। बाकी अगर बढ़ाना हो तो 12 बोगी तक इसको बढ़ा भी सकते हैं। और 9 बोगी के तहत अधिकतम 675 यात्री इसमें यात्रा कर सकते हैं, इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड जो भी क्लासेस होंगी सफ़र करने के लिए उसके तहत। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। अब बात करें आवश्यकता क्यों थी इसकी। देखिए, केरल का जो पूरा एरिया है, केरल एक छोटा राज्य है और जहाँ पर जो जनसंख्या है लगभग 3.45 या 4-6 करोड़ के आसपास मौजूद है। इसके अलावा केरल का जो एरिया है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर जो रेलवे के मार्ग है बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े या फिर घुमावदार हैं। ऐसे में जो भी सड़क यात्रा है या फिर रेलवे के जरिए की जाने वाली यात्रा है उसमें ट्रेन्स का परिचालन एक भारत के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में जो भी औसत गति है उससे कम ही रहता है। और जो ट्रेन से लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहाँ चलती है अधिकांश ट्रेनें। यानी वहाँ का जो रेलवे का बुनियादी ढांचा है वो बहुत स्तर तक नहीं है कि एक लंबी दूरी के तहत कम समय में ऐसी कोई सुविधा दे सके। इसके अलावा बहुत अधिक मोड़ की हमने बात कर ली। तो जो पूरा यातायात है उसमें एक गति की हमें कमी दिखाई देती है, यातायात में धीमापन दिखाई देता है। इसके अलावा चूंकि रेलवे की गति धीमी है, ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं वे क्या करते हैं कि परिवहन के रूप में सड़क यातायात का ज़्यादातर उपयोग करना पसंद करते हैं। ऐसे में सड़क परिवहन पर दबाव बढ़ रहा है और साथ ही चूंकि सड़क परिवहन पर दबाव बढ़ रहा है इससे दुर्घटनाएं और जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं उससे पॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ों की दिक्कतें बनी हुई हैं। तो सरकार की एक योजना है कि वे सभी लोग जो सड़क पर चल रहे हैं, यदि हम
एक लंबा रूट इनको देंगे, एक अधिकतम गति वाली ट्रेन देंगे तो सड़क परिवहन पर कुछ दबाव कम होगा और जो यातायात है उसके भी दबाव में कमी आएगी और यात्राओं में तेजी भी आएगी। चूँकि गति बहुत अधिक है, ऐसे में दुर्घटनाओं में भी हमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक, ये एक विज़न है सरकार का, उन्होंने कुछ तर्क जो बताए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। क्यों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कैसे कमी होगी? इस पूरे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत 2-3 बातें हैं, जैसे कि जो ट्रेन्स का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग सड़कों पर नहीं है, कारों में नहीं है, तो ट्रेन्स में मौजूद हैं, तो उनके जरिए जो यातायात के दौरान कार्स का या बसेस का जो भी इस्तेमाल होना था उसमें गिरावट आएगी। दूसरी चीज़ कि इस प्रोजेक्ट के तहत कई सारे चार्जिंग स्टेशंस और उन सारी चीज़ों की सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक वाहनों को और ज़्यादा प्रमोट कर पा रहे होंगे। इसी तरह से रो सेवाओं को भी इससे विस्तार मिल सकता है। रो सेवाओं का मतलब क्या है? जैसे कई सारी ट्रेन्स ऐसी भी चलाई जा सकती हैं जिसके ऊपर इस तरह हम ट्रकों को या किसी अन्य गाड़ियों को, अन्य वाहनों को भी ले जा सकते हैं, तो एक फेरी वाली सेवा हो गई। दूसरा, ऐसा बताया गया है कि जब प्रोजेक्ट शुरुआत होगी, बनाया जाएगा, तब लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रोजेक्ट के परिचालन के बाद लगभग 10,000 लोग इसमें काम करते रह सकते हैं। इसी तरह इसके जरिए हवाई अड्डों और IT कॉरिडोर्स को भी जोड़े जाने की बात कही गई है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो और ज़्यादा जो भी लोकेशंस हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनमें आवागमन और आसान होगा। इसके अलावा जो पूरे शहर इसके संपर्क में रहेंगे, यानी जहाँ जहाँ से एरिया गुजरेगा, तो पूरे शहरों का विकास ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो ये एक पूरी संकल्पना है इस प्रोजेक्ट को लाने की। कैसे बनाया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? तो देखिए, जून 2021 में, इसी साल, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है प्रोजेक्ट को। तो चूंकि मंजूरी दे दी गई है तो एक लंबा प्रोजेक्ट है, इसके तहत लैंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और आवश्यकता है इसके तहत कितनी? 1383 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत होगी, जिससे में यह पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और ऐसे में 1198 हेक्टेयर भूमि निजी क्षेत्र की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, यानी उसका हमें अधिग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बात जो जाननी चाहिए कि कैबिनेट ने केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, जिसे KIIFB कहते हैं, उसके तहत 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है और इसके तहत इस परियोजना के विकास में आगे जो भी ज़रूरतें पड़ेंगी उन्हें पूरा किया जा सकेगा। अब बात करते हैं विरोध क्या है। देखिए, कोई भी परियोजना अगर आती है तो उसका कई कारणों से विरोध होता है। उसमें राजनीतिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं और कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल विरोध करने के लिए किए जाएं। तो राजनीतिक कारणों के तहत अगर एकमात्र ये मान लिया जाए कि विरोध के कारण हैं, तो हम देखते हैं कांग्रेस, BJP और मुस्लिम यूनियन जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ से एक तरफा विरोध देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई सारे नागरिक संगठन मौजूद हैं, पर्यावरणीय संगठन मौजूद हैं जो विरोध कर रहे हैं। इसमें एक और बात जो आई, उसमें 17 विपक्षी सांसदों ने एक याचिका भी सौंपी। उसमें उन्होंने बताया कि यह जो पूरी परियोजना है ये ठीक से बनाई नहीं गई है और इस परियोजना के तहत घोटाला किए जाने की संभावना है, यानी पूरी परियोजना एक तरह का घोटाला है और इसके तहत केवल राज्य के लिए कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा। ये तो एक एंगल हुआ विपक्षी दलों का, राजनीतिक एंगल हुआ। ठीक है, मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं कि एक विरोध का कारण ये है। इसके अलावा इस परियोजना को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक परियोजना बताया है कई सारे अर्थशास्त्रियों ने। इसी तरह 30,000 से अधिक परिवारों के विस्थापन की बात कही गई है, क्योंकि हमने ये बात की ना कि प्राइवेट भूमि बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, तो प्राइवेट भूमि का जब अधिग्रहण किया जाएगा, निजी भूमि का, ऐसे में कई सारे लोगों की ज़मीन उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो लोगों को अपनी ज़मीन से हटाया जाएगा। तो लगभग ऐसा अनुमान है कि 30,000 से अधिक परिवार विस्थापित होंगे और इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान की भी बात इसमें कही गई है। क्योंकि प्रोजेक्ट के तहत पूरा एक प्रोजेक्ट जाएगा तो उसमें कई सारे तटबंध भी बनाए जाएंगे। ऐसे में ये भी कहा गया है कि इससे प्राकृतिक जल निकासी में भी बाधा आ सकती है, वो जो रास्ते हैं प्राकृतिक नदियों के जलों के वो बाधित होंगे। इसके अलावा बहुत सारे वेटलैंड्स जो वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारी झीलें मौजूद हैं, बहुत सारे धान के खेत मौजूद हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ मौजूद हैं, तो इन सभी पूरे इकोसिस्टम को भी इससे नुकसान पहुँचेगा। इस वजह से यह एक बहुत बड़ा कारण है इसका विरोध करने का।
यानी ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, पर्यावरण बनाम विकास की कहानी। अब बात करें निष्कर्ष की, तो केरल पारिस्थिति ऐक्यवेदी नाम से एक पर्यावरणविदों का एक मंच है, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वे कोई स्थायी समाधान तलाशें और इस परियोजना को कहीं ना कहीं खत्म कर दें, इस परियोजना का विकास ना कराएं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना है। एक और रिपोर्ट आई थी कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने पश्चिमी घाट के लगभग 37% एरिया को, यहाँ पर जो मौजूद है, उसको इको सेंसिटिव एरिया घोषित किए जाने की मांग की थी। इको सेंसिटिव एरिया क्या होते हैं? ऐसे एरियाज जो संरक्षित क्षेत्र मौजूद हैं, जो भी वनों के अंतर्गत या फिर नेशनल पार्क हैं या फिर जो वन्यजीव अभयारण्य हैं, इन सभी के अंतर्गत 10 किलोमीटर तक का एक एरिया होता है, जिसमें जो पर्यावरणीय संबंधी जो भी गतिविधियां हैं या फिर नागरिकों की गतिविधियां हैं, उनको पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है 1986 वाला, उसके तहत संरक्षित घोषित कर दिया जाता है और उन गतिविधियों पर एक निश्चित रोक लगा दी जाती है। तो उन्होंने कहा 37% जो भी एरिया है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट का, वो सेंसिटिव है। तो केरल सरकार का एक विरोध यहाँ पर यह भी देखने को आता है कि चूंकि उनकी विकास परियोजनाएं इस रिपोर्ट से बाधित होती हैं, तो यहाँ पर एक विरोध बनता है उनका कि उन्होंने कहा कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। तो चिंता का विषय तो लेकिन है ही ना हमारे लिए। रिपोर्ट ऐसी इशारे कर रही है कि चूंकि सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम लाभकारी नहीं होंगे। तो अब समाधान ये हो सकता है कि पहला तो ये कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन इस पूरे एस्टिमेट का कराया जाए, ताकि एक जानकारी मिले कि रिपोर्ट के आधार पर कितना क्षेत्र जो सेंसिटिव बताया गया है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला, जो हितधारक मौजूद हैं, यानी जिन लोगों की ज़मीन ली जानी है, जो भी वन्यजीव हैं यहाँ पर, तो उनका कैसे पुनर्वास हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की ज़मीन जाएगी उनको कैसे मुआवजा दिया जा सकता है। यानी एक प्रॉपर ऑडिट हमें यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, एक ऑडिट की व्यवस्था की जाए, क्योंकि विकास भी ज़रूरी है लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चूंकि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट का जो एरिया है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शायद विकास के लिए ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन को हम गंवा नहीं सकते, ये एक महत्वपूर्ण बात है इस मुद्दे के अंतर्गत। लेकिन फिर कैसे हम एक विकास कर पाए, तो वहीं पर संधारणीय विकास, सतत विकास की अवधारणा सामने आती है। तो ऐसे में उन सभी जो भी चुनौतियां मौजूद हैं कि अगर जो पॉइंट निकल करके आए हैं कि साहब ये बातों में दिक्कत है, हम कहें पर्यावरणीय दिक्कत है, लोगों के मुआवजे की दिक्कत है, या फिर जो भी ऐसे सवाल उठाए गए हैं, तो उनमें जवाब दिए जाने के लिए हमें एक असेसमेंट की ज़रूरत होगी, खासकर तटस्थ रूप से पर्यावरणविदों को शामिल करते हुए। उसके बाद ही कोई समाधान ऐसे प्रोजेक्ट में निकाला जा सकता है। ठीक है, अब सवाल नोट कर लीजिए। आज का सवाल है, केरल की सिल्वर लाइन परियोजना क्या है? इसके विरोध के कारणों को रेखांकित करते हुए समाधान के उपाय सुझाइए। बहुत ही सीधा सवाल है, बता देना है परियोजना के बारे में। इसके अलावा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, प्रमुख कारण, खासकर एक टर्म का उपयोग करिएगा, विकास बनाम पर्यावरण का, और समाधान के जो भी उपाय हमने डिस्कस किए हैं उनको कंक्लूड करते हुए लिखिएगा। तो आज के डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।